हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस ऑफ डिसीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉजेस ऑफ डिसीज। In the aphorism 5, Dr. Hahnemann teaches us about case taking. According to him, there are two types of cases. Aphorism 5 में डॉक्टर हैनेमन ने हमें केस टेकिंग के बारे में बताया है और कॉजेस ऑफ डिसीज के बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस, मतलब हैनेमन के अनुसार टू टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं डिसीज के। फर्स्ट है एक्यूट केस। एक्यूट केस है वो एक्साइटिंग कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्यूट केस, मतलब एक्साइटिंग कॉज जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एक्यूट केस के लिए। एंड प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ दैट टू क्यूर द पेशेंट, मतलब कि अब देखते हैं कि जो एक्साइटिंग कॉज कैसे होते हैं। मतलब एग्जांपल लेते हैं हम कि बारिश में भीगने के बाद बुखार आ गया, ठंडी चीज़ खाने से गला ख़राब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, यही सब एक्साइटिंग कॉज है। और ये इसकी ट्रीटमेंट किस बेसिस पर है? टू क्यूर द पेशेंट। एक्यूट डिसीज में इलाज उसी कारण के आधार पर किया जाता है। अगर डॉक्टर सही एक्साइटिंग कॉज पहचान लेता है तो सही होम्योपैथिक मेडिसिन चुनना आसान हो जाता है। देन क्रॉनिक डिसीज। फंडामेंटल कॉज इज़ इम्पोर्टेंट इन क्रॉनिक केसेस, मतलब जो क्रॉनिक केसेस में फंडामेंटल कॉज इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जो फंडामेंटल कॉज क्या क्या होते हैं, मतलब जो फंडामेंटल कॉज होते हैं ना, वो माइजामेटिक कॉज होते हैं, जो कि अलॉन्ग विथ हिज फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। मतलब फंडामेंटल कॉज में केवल माइजम ही नहीं देखे जाते, तो और क्या क्या देखा जाता है? तो पेशेंट की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मॉरल कैरेक्टर कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, यानी पूरा पेशेंट को समझा जाता है। क्योंकि होम्योपैथी डिसीज को नहीं ट्रीट करती, होल बॉडी को ट्रीट करती है। एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। और इसके अलावा भी और कई बातें हम जान सकते हैं, मतलब कंसल्ट में ले सकते हैं जब हम केस टेकिंग लेते हैं। जैसे कि पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, हैबिट क्या है, और सोशल कंडीशन क्या है, इन सभी के केस टेकिंग में शामिल किया जाता है। एक्साइटिंग कॉज। एक्साइटिंग कॉज आर एक्सटर्नल कॉज। जो एक्साइटिंग कॉज होते हैं वो एक्सटर्नल कॉज होते हैं, मतलब बाहर से आने वाले होते हैं, यानी ऐसी चीज़ों जो अचानक बीमारी शुरू कर देती है। अब हमने पहले ही देखा था कि वो क्या क्या होता है, कोल्ड एक्सपोजर, हीट, इंजरी, इन्फेक्शन, ये सभी एक्साइटिंग कॉज है। और जो एक्साइटिंग कॉज होते हैं वो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, तीन प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें फिजिकल भी आएगा, मेंटल भी आएगा और इमोशनल भी आएगा। आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। फिजिकल मतलब ऐसे चोट लगना, मेंटली मतलब हम बहुत स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा टेंशन आना लगता है ना, वो होता है मेंटल। और इमोशनल किसी मतलब अपने ऐसे क्लोज फ्रेंड या क्लोज पीपल जिसकी डेथ हो गई अचानक से, तो भी एक आधा डिसीज़ वगैरह शुरू होता है। द फैक्टर दैट ट्रिगर द सिकनेस इन द हेल्दी इंडिविजुअल, वो फैक्टर होता है ना, वो ट्रिगर करता है सिकनेस को हेल्दी इंडिविजुअल में। द होम्योपैथिक लिटरेचर लाइक मटरा मेडिका, रेपेट्री एक्सेट्रा इज फुल ऑफ एक्साइटिंग कॉज। होम्योपैथी के मटरा मेडिका और रेपेट्री में बहुत सारे मेडिसिन के साथ उनके एक्साइटिंग कॉज लिखे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एकोनाइट, सडन कोल्ड एक्सपोजर, अर्निका, इंजुरी, इग्नेशिया, ग्रीफ, ये सभी। द करेक्ट रेमेडी शुड नॉट जस्ट कवर द एक्साइटिंग कॉज बट आल्सो द प्रेजेंटेशन सिम्टम्स। मतलब जो मेडिसिन केवल कॉज देखकर नहीं दी जाती, मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो कॉज भी कवर करे एंड प्रेजेंटेशन सिम्टम, मतलब पेशेंट के सभी सिम्टम भी मैच करे। यही होम्योपैथी का भी प्रिंसिपल है। देन फाइंडिंग द रेमेडी फॉर एक्यूट डिसीज इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड दैन क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज से जो एक्यूट डिसीज़ की रेमेडी होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, क्योंकि जो क्रॉनिक डिसीज़ होता है उसमें माइल्जम, कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा केस टेकिंग मतलब पूरा केस स्टडी करना पड़ता है क्रॉनिक केस के लिए। देन थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस ऑफ एक्साइटिंग कॉज हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। देन हेल्प्स टू अवॉइड फ्यूचर सफरिंग, मतलब अगर एक आधा डिसीज़ है कि का कॉज पता चल गया तो फ्यूचर में उससे बचा जा सकता है। हेल्प्स टू रिस्टोर द हेल्थ फ्रॉम द इंडिस्पोजिशन बाय इट्स मिरर रिमूवल, मतलब कई बार केवल कॉज हटाने से पेशेंट को ठीक होने लगता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यदि हम धूप लगने से ऐसा हेडेक हुआ तो क्या करता है, पेशेंट को ठंडी जगह आराम मिल जाए तो बिना मेडिसिन के भी राहत मिल सकती है। सिर्फ ये चेंज करना है कि धूप में नहीं जाना है। देन हम अब देखें, आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक्यूट डिसीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट कॉज कौन सा है? फंडामेंटल, एक्साइटिंग, माइजम और कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। देन अगला है फंडामेंटल कॉज।
फंडामेंटल कॉज का मतलब है बीमारी का रूट कारण, मतलब जो मूल कारण होता है ना वो फंडामेंटल कॉज है क्रॉनिक केसेस का। ये कारण क्या ऐसा लॉन्ग पीरियड के लिए चलता है, एंड क्रॉनिक केसेस है वो ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और जो एक्यूट केसेस होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो हम देखेंगे क्रॉनिक केसेस की डेफिनेशन। द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिसीज इज नोन एज द फंडामेंटल कॉज। इसका मतलब है कि जो कारण ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिसीज के बनने के लिए ऐसा रिस्पॉन्सिबल है उसे फंडामेंटल कॉज कहते हैं। यानी हर बीमारी की जड़ है, सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाला ही कॉज नहीं। मतलब द कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रू क्रॉनिक डिसीज इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल कॉज। इट इज जनरली ड्यू टू द क्रोनिक माइजम। ये क्यों होता है? क्रोनिक माइजम की वजह से। द थ्री क्रोनिक माइजम इज सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ द क्रॉनिक केसेस। ये तीन ध्यान रखना। सोरा इज़ द बेसिस ऑफ द टू अदर माइजम। जो सोरा है मतलब वो मेन है, और जो दो है जो साइकोसेंस सिफिलिस है वो उसी के पे बेस है, इसीलिए सोरा को मदर क्रॉनिक डिसीज भी कहा जाता है। इफ़ दिस देयर माइजम थ्री माइजम कुड नॉट एग्जिस्ट देयर इज़ नो सोरा। इस मतलब क्रोनिक माइजम में अगर सोरा नहीं है तो ये थ्री जो माइजम है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब जो क्रोनिक माइजम के बिना ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिसीज मतलब बढ़ ही नहीं सकता है, यानी क्रोनिक डिसीज की जड़ माइजमेटिक बैकग्राउंड में ही होती है। सोरा इज़ ओनली सीटेड बाय एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट। मतलब सोरा का इलाज केवल होम्योपैथी मेडिसिन से किया जाता है जो कि एंटी माइजमेटिक हो। इन मेडिसिन का मिशन होता है केवल सिम्टम्स दबाना नहीं बल्कि माइजम पर फंक्शन करना होता है। सोरा इज़ अ फंक्शनल डिस्टर्बेंस। मतलब जो सोरा होता है वो शुरुआत में शरीर के फंक्शन को इफेक्ट डालता है। मतलब ऑर्गन पूरी तरह से ख़राब नहीं होता, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो सही तरीके से नहीं चलता। हम एग्जांपल लेते हैं आसान। अगर हमें बार बार अपचन हो रहा है, मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, खुजली हो रही हो, एलर्जी हो रही हो, तो ये क्या है? फंक्शनल प्रॉब्लम है। देन सिफिलिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। सिफेलिटिक माइजम में शरीर के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, और जो साइकोसिस होता है उसमें ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यू देखने मिलता है। मतलब ऐसा ओवर ग्रोथ होना, मतलब जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक ऐसा बढ़ना, उसको हम साइकोसिस बोलते हैं। जैसे कि वॉर्ड्स, पॉलिप्स, थिकनिंग ऑफ टिश्यूज़। सोरा इज़ द मदर ऑफ द ऑल माइजम अदर दैन द साइकोसिस एंड सिफिलिस। हैनेमन ने सोरा को सबसे ऐसा बेस माइजम माना है, इसी कारण से मदर क्रॉनिक डिसीज भी कहा जाता है। इसीलिए क्रॉनिक केसेस लेते समय सोरी बैकग्राउंड को हमेशा ध्यान रखते हैं। और ये हो गया हमारा फंडामेंटल कॉज। ये तीन जो माइजम है वो ध्यान रखना। आप एक क्वेश्चन दूंगी मैं, किस माइजम में टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है? सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस एंड ट्यूबरकुलर। ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। जिसका सही आंसर होगा मैं उसकी कमेंट पिन कर दूंगी। देन हम आगे देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द कॉज। मतलब हम जो कॉज कैसे ढूंढते हैं, हमें पता चला कि हाँ 2 कॉज होते हैं, फंडामेंटल कॉज में माइजम होते हैं, ये सब पता चला। पर हम देखेंगे अब कि कैसे फाइंड होता है कॉज। अब सवाल आता है कि डॉक्टर बीमारी का असली कारण कैसे पता लगाए। डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि इसीलिए केवल सिम्टम देखना काफ़ी नहीं, डॉक्टर को पेशेंट की पूरी लाइफ को समझना होगा। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट के जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे कि उसका जो बॉडी वो ऐसा दुबला है या मोटा है, स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर है, जल्दी बीमार पड़ता है या नहीं, गर्मी ज़्यादा लगती है या ठंड, ये सारी बातें सही मेडिसिन चुनने में हेल्प करती है। देन हीज़ एज भी माइनर, मतलब हीज़ एज मतलब उसकी एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि हर उम्र में बीमारियों का कारण अलग अलग हो सकते हैं। बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो, और यंग एज में स्ट्रेस और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकती है, और जो बहुत ऐसे बूढ़े लोग हैं उसमें क्रॉनिक डिसीज़ हो सकता है, इसीलिए एज हमेशा नोट करनी चाहिए। देन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, डॉक्टर को पेशेंट का स्वभाव और सोचने का तरीका भी समझना चाहिए। जैसे कि मतलब वो एंग्री है या शांत है, जल्दी डर जाता है क्या, इमोशनल है क्या, डिसीजन लेने की क्षमता कैसी है। होम्योपैथी में ये मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन उसका ऑक्यूपेशन यानी पेशेंट क्या काम करता है, क्योंकि कई बार बीमारी का कारण उसी काम होता है। जैसे कि किसान धूप और धूल में रहता है तो उसे वो डिसीज़ हो सकता है। फैक्ट्री वर्कर्स को जो केमिकल्स की वजह से, ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लंबे समय बैठने की वजह से, इसीलिए ऑक्यूपेशन पूछना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मोड ऑफ द लिविंग, पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है, जैसे कि समय पर सोता है या नहीं, एक्सरसाइज करता है क्या, जंक फूड खाता है क्या, पानी कितना पीता है, स्मोकिंग या अल्कोहल लेता है क्या, ये सारी आदतें बीमारी की वजह बन सकती है। देन उसकी हैबिट यानी रोज़ क्या मतलब करता है वो, मतलब उसका काम ऐसा है क्या कि देर रात
तक जागना पड़ता है, बहुत चाय कॉफ़ी पीता है, तंबाकू या स्मोकिंग करता है, एक्सरसाइज न करना, अगर आदत नहीं बदलेगी तो बीमारी बार बार वापस आ सकती है, इसलिए ये भी पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेक्सुअल फंक्शन, डॉक्टर को इम्पोर्टेंट होने पर सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्रोनिक डिसीज़ का संबंध सेक्सुअल हिस्ट्री से भी हो सकता है। ये जानकारी हमेशा मतलब ऐसी बताई नहीं जाती है, गोपनीय तरीके से की जाती है। देन फास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल डोमेस्टिक रिलेशन एंड एज, ये हमने अब देखा। देन हम देखेंगे अब हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर को पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, यानी केवल आज बीमारी नहीं बल्कि पहले क्या क्या समस्या हुई थी ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पुरानी बीमारी आज की बीमारी का जड़ हो सकती है। देन उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट, सबसे पहले पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट्स पूछ जाती है, यानी अभी उसे क्या परेशानी है, बुखार है, सर दर्द है, खांसी है, ये सभी केस टेकिंग के शुरुआत में होती है। देन पास हिस्ट्री, मतलब उसकी कुछ पास हिस्ट्री है क्या, मतलब कुछ टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा जैसे डिसीज़ है क्या, वो भी पूछते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री, डॉक्टर को ये भी जानना चाहिए कि परिवार में कौन कौन सी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, अस्थमा, क्योंकि कुछ बीमारियों परिवार में पीढ़ी जात ऐसे चल सकती है। देन उसके ऑक्यूपेशन, ये भी हमने देखा था कि कैसे ऑक्यूपेशन भी इम्पॉर्टेंट है। देन विच गाइड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन डिसीज और द हैजार्डस अलॉन्ग विद द पेशेंट एस्पेक्ट लुकिंग टुवर्ड्स द ऑक्यूपेशन, मतलब डॉक्टर को केवल जॉब का नाम नहीं पूछना चाहिए, उसे ये भी समझना चाहिए कि उस काम में कौन कौन से रिस्क या हैजार्डस है। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को केमिकल एलर्जी हो सकती है, और जो कोल माइन में काम करते हैं उस व्यक्ति को भी लंग डिसीज़ हो सकता है। यानी ऑक्यूपेशन और डिसीज़ का संबंध रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। देन मोड ऑफ द लिविंग एंड हैबिट्स, डॉक्टर को पेशेंट की लाइफस्टाइल भी समझनी चाहिए, मतलब ये भी हमने देखा था। दिस गिव्स फेयर आइडिया रिगार्डिंग हिज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, हिज पोजीशन एंड नेचर। पेशेंट की लाइफस्टाइल देखकर डॉक्टर को उसे सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन, रहने का तरीका, जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी से बीमारी का कारण समझना आसान होता है। हैबिट्स गिव्स यू आइडिया रिगार्डिंग द कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज एंड फिजिशियन सॉल्व आउट टू रिमूव देम फ्रॉम पेशेंट, मतलब अगर बीमारी की वजह पेशेंट की कोई गलत आदत है तो केवल मेडिसिन देने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर को वह आदत भी छुड़वानी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर स्मोकिंग के कारण बार बार खांसी हो रही है तो केवल होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं बल्कि स्मोकिंग छोड़ने की सलाह भी देनी होगी, यही मेंटेनिंग कॉज को हटाना कहलाता है। देन सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, डॉक्टर को पेशेंट के परिवार में सामाजिक संबंधों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो मेंटल स्ट्रेस होता है ये भी उसका कारण हो सकता है। देन सोशल रिलेशन गिव अस द आइडिया रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द पेशेंट, वेदर ही लाइक्स द कंपनी और डिजायर सोलिट्यूड, मतलब डॉक्टर को जानना चाहिए कि पेशेंट लोगों के साथ रहना पसंद करता है या अकेले में रहना पसंद करता है, ये मेंटल सिम्टम्स समझने में बहुत मदद करता है। देन वेदर ही हैज़ एनी लीडरशिप क्वालिटीज़ और एल्डिंग नेचर, डॉक्टर ये भी देखता है कि पेशेंट लीडरशिप लेना पसंद करता है या हमेशा दूसरों की बात मान लेता है, इससे पेशेंट की पर्सनालिटी समझने में हेल्प होती है। देन डायनामिक कॉज ऑफ द क्रॉनिक डिसीज आर द हिडन इन इट्स डोमेस्टिक रिलेशन, मतलब कई बार क्रोनिक डिसीज़ का कारण भी बल्कि बॉडी नहीं होती बल्कि घर का जो माहौल है वो भी होता है, मतलब परिवार में तान, पति पत्नी के झगड़े, आर्थिक चिंता, बच्चों की चिंता, ये भी हो सकता है, ये लंबे समय तक चलकर बीमारी को भी बढ़ा सकता है। देन एज भी मायने करती है, ये भी हमने देखा था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, वो भी आपको कमेंट में देना है। होम्योपैथिक केस टेकिंग में किस चीज़ से डॉक्टर को पेशेंट की मेंटल स्टेट और पर्सनालिटी समझने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। यही रहा आपका लास्ट का क्वेश्चन। अब हमने कॉजेस ऑफ डिसीज़ देख लिया है, तो ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।